हाय गाइस, वेलकम टू वाइश आई एस। आई एम इशी एंड इस वाली वीडियो में हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड कर रखा है। एनीवे, ओके, सो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नो मैटर आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, कब देना है अटेम्प्ट, जस्ट एक बार कॉन्टैक्ट कर लो। सो आगे चलते हैं। एक बार इस मैप को देखना आप। यस, आप इस मैप को देखो। ये वाला जो मैप है ना, ये वाला ये दिखा रहा है कि कितने प्रोविंसेस एट दैट टाइम हुआ करते थे। बिकॉज जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, अभी हम उसको पढ़ेंगे आगे। बट फिर देखो प्रोविंसेस देखो, हैदराबाद, इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस मैं बता रही हूँ, मराठास, बंगाल, अवध, फिर उसके बाद गुजरात प्रोविंस भी ठीक था, सिक्स। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब नॉर्थ वेस्ट में थे। एंड ये वाला जो मैप है ना वो ये दिखा रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने ईस्टर्न पे अपना स्टैब्लिशमेंट करना स्टार्ट किया था। तो ये जितने भी शेडेड एरिया है ना, देखो इधर बंगाल में ये मुर्शिदाबाद है, कलकत्ता, ढाका वगैरह, पटना, ये सब ये बेसिकली ईस्ट इंडिया के यू कैन से अधिकार में था एट दैट टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी चलो अभी पढ़ते हैं क्योंकि सबको पता है जो औरंगजेब था ना उसकी डेथ हुई थी 1707 में। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे और औरंगजेब से ही डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कैसे मुगल एम्पायर इतना हाई पीक पावर पे पहुंचा था। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। जब औरंगजेब की डेथ हुई ना उसके बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर के आए, बहुत सारे रीजनल एम्पायर्स भी बने। तो हमको वही सब इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद अहमद चाबदाली और नादिर शाह का अटैक, वो भी बहुत आगे हो जाएगा बट स्टिल हम थोड़ा सा उसको भी देखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो बेसिकली जब औरंगजेब की डेथ हुई, उसको छोड़ो, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ ना तो उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल से फैक्टर्स थे। उसमें से एक फैक्टर, सबसे बड़ा जो फैक्टर था ना वो औरंगजेब ही था। उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ वगैरह थी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। जब हम लोग 11th-12th की जब बुक्स करेंगे ना, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें बिल्कुल डिटेल में मैं करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस सुनते जाओ एक स्टोरी के फॉर्मेट में। तो जो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, रिलीजियस ही नहीं, सारी जो पॉलिसीज़ थी टैक्सेशन वगैरह की, वो सब इतनी ज़्यादा वाहियात बना रखा था उसने, इतना ज़्यादा, उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली बोलने के लिए। बहुत ही अत्याचार किया करता था हिंदुओं पे। तो उस वजह से भी एक फैक्टर था ये भी कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। एंड फिर उसके बाद जो औरंगजेब था ना वो अपनी एक्चुअली जो मुग़ल एम्पायर में अकबर वगैरह जब थे ना तो वो साउथ में ज़्यादा लड़ते वड़ते नहीं थे सब। औरंगजेब का ये था कि वो डेक्कन में चला गया लड़ाई करने के लिए एंड फिर वहाँ पे जाकर के अपनी सारी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना उसने अपनी वॉर में ही ख़त्म कर दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सा फैक्टर था उसके मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होने में। एंड औरंगजेब के बाद जितने भी मुग़ल एम्पायर आए उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है बिकॉज वो उस लायक नहीं थे कि वो गद्दी संभाल सके, वो और भी ज़्यादा वाहियात थे। एंड फिर जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद जितने भी उसके सक्सेसर्स आए, मतलब उसके बाद जो भी आए, उनके राज में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तहस नहस हो गया और यू विल सी बहुत ही सारे रिवॉल्ट हो रखे थे। और जो मनसबदारी सिस्टम मैंने बताया था, जो सब लोग क्या किया करते थे ड्यूरिंग मुगल एम्पायर में, अधिकतर लोग किया करते थे, तो वो जो मनसबदार थे ना, अब वो मनसबदार पावरफुल हो गए। क्योंकि जब आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, मतलब एटलीस्ट कोई एक राजा होना चाहिए ना, भले से ही डेमोक्रेसी हो या फिर कुछ भी। जैसे अभी हमारा इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब मतलब सब लोग मिलके संभाल रहे हैं ना। अगर वैसे ही ये लोग अपना काम करना छोड़ दें और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास पावर आ जाए तो फिर क्या ही होगा। तो वही हुआ उस टाइम पे, कोई राजा वाजा के पास कोई खुद की पावर थी नहीं, वो लोग खुद ही मनसबदार पे डिपेंड हो गए थे फॉर देयर टैक्सेशन प्रॉब्लम जो थी एट दैट टाइम की। तो वो अपनी इकोनॉमी के लिए, फॉर देयर इकोनॉमी पर्पज़, तो वो मनसबदार वगैरह पे डिपेंड हो गए थे कि मनसबदार जितने भी टैक्सेस कलेक्ट करता है वो ला के हमें देगा। फिर उसी के बलबूते पे वो लोग अपना वो करते थे, मतलब गुजारा चलाते थे। यू कैन से दैट दिस वर्ड। तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि मनसबदार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। और जो नोबल्स हुआ करते थे ना, जिनको ये मनसबदारी दी जाती थी, मैंने बता रखा है मनसबदारी वगैरह सब क्या होता है। मैंने चैप्टर नंबर जब मैं 4 करवा रही थी मुगल्स वाला, तो मैंने उसी में बता रखा है। अब यहाँ पे वो मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। जो नोबल्स वगैरह हुआ करते थे ना, तो जस्ट फॉर एन इंस्टेंस की एक एरिया है उसको एक कोई भी एक इंसान है उसको एक एरिया की मनसबदारी दी गई है। तो अभी क्या हो रहा है कि उसी इंसान को वहाँ की जो दीवानी और फौजदारी पावर जो होती है ना, मतलब दीवानी मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन, फौजदारी मतलब मिलिट्री वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो मतलब एक ही पर्सन है, काम वो तीनों कर रहा है। पॉलिटिकल भी उसके हाथ में है, इकोनॉमिक भी उसके हाथ में है, मिलिट्री पावर भी उसके हाथ में है। तो फिर अगर
आप एक इंसान को ये तीनों पावर दे रहे हो तो फिर आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, आप बस बैठ के देखो। तो बेसिकली ये हो रहा था एट दैट टाइम, आफ्टर औरंगज़ेब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? लेटर मुगल्स जब आए मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। और अगर आपके पास इतने सारे पावर एक साथ आ जाए तो किसी के भी मन में होगा कि अब इतना सारा आ गया है, बस अब मैं तो राजा हूँ। मतलब एक होता है ना कि अंदर से ग्रीड वाली फीलिंग आती है, मतलब ग्रीडी लोग हो जाते हैं, लालची टाइप्स के। तो वो जो नॉबल्स थे ना, आप देखोगे आगे जाके कि नॉबल्स जो थे वो अपनी पावर कंसोलिडेट करते थे, मतलब अब मतलब करने की कोशिश करने लगे वो लोग। मतलब अब इतनी सारी पावर मिल रही है तो अब उन लोग को भी अपना इंडिपेंडेंट किंगडम यू कैन से चाहिए था। उसके चक्कर में बहुत सारे रिवॉल्ट हुए उस टाइम पे, पेजेंट्स रिवॉल्ट हुए, ज़मींदार्स भी बहुत परेशान थे टैक्स देते देते। नॉर्थन और वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रखे थे एट दैट टाइम। क्यों हो रखे थे? क्योंकि राजा को कोई मतलब था नहीं। जितने भी लेटर मुगल्स थे ना, उनको एक औरंगजेब ना वैसे हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया करता था, तो उसके टाइम से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद में जितने भी जो औरंगजेब के सक्सेसर्स आए, उनको कोई मतलब था नहीं। जो भी उसने बस बोल रखा था कि आप ये लीजिए, ज़मीन लीजिए, मनसबदारी लीजिए, जो भी जागीरदारी मनसबदारी वट एवर उनको दे देता था। फिर वहाँ से जो भी रेवेन्यू मिलता था उसी में से सबको सैलरीज बांटता था, उसी में से सबको मतलब अपना सारा काम करना होता था। तो बेसिकली किंग कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। सो इस चक्कर में जो वो मनसबदार हुआ करते थे उनको भी कोई मतलब नहीं होता था, बस उनको टैक्स चाहिए तो चाहिए उन लोग को। अब अगर किसी के पास टैक्सेस मतलब पैसे नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? तो उन लोगों को उससे मतलब नहीं होता था, बस जहाँ से मर्जी वहाँ से ला के दो, फिर नहीं दोगे तो फिर वही मारना पीटना होता था। क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे ना, मेडिवल इंडिया के टाइम से ही ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है वॉर टाइम में, लेकिन मेडिवल इंडिया एक ऐसा फेज था जिसमें ह्यूमनिज्म मतलब यू कैन से उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी उसको क्रिटिसाइज़ करूँगी तो गलत होगा, लेकिन अब मतलब ये तो सच बात है कि ह्यूमनिज्म काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे। बिकॉज फिर उसके बाद आप देखोगे कि 1739 में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। उसके बाद में दिल्ली पे से ये लोग रूल किया करते थे ना मुगल्स। तो 1739 में ना, जब नादिर शाह एक रूलर था ईरान का, तो रूलर क्या था, वो लूट पाट करता था बस। तो वो आया दिल्ली में, फिर वो दिल्ली में इतना ज़्यादा मतलब उसने इन्वेड कर दिया दिल्ली को, और फिर वो इतना ज़्यादा अटैक करके चला गया, मतलब लूट पाट करके चला गया कि दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, मतलब अब मेरे पास वर्ड्स नहीं बताने के लिए, क्योंकि वो जो लूट मार करने वाले लोग होते थे ना दैट टाइम के, वो किसी के अपने नहीं होते थे। वो अगर रास्ते में आ पाओगे तो आपको मार देंगे वो, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद इसी का वो ईरान के ही एक और रूलर थे, सॉरी अफ़गान रूलर था, अहमद शाह अब्दाली। उसने भी नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया 5 बार, फ्रॉम 1748 टू 1761। ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो इतनी सारी चीज़ें हो रखी थी। आपको एक पॉलिटिकल थोड़ा सा थीम मिल रहा होगा कि औरंगज़ेब के बाद में हुआ क्या। बहुत सारे रीजनल स्टेट अलग अलग उभर के आए, क्योंकि जब ये नॉबल्स जो थे, अगर उनको इंडिपेंडेंट होना है तो फिर वो अपना किंगडम ढूंढेंगे ही। तो अगर नहीं भी हो पा रहे हैं इंडिपेंडेंट तो भी वो कर लेंगे खुद को, क्योंकि अगर आपके पास इतनी सारी पावर है तो बेसिकली चलेगी आपकी ही, दिमाग आपके पास है, आप लगा लोगे। तो अभी आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे किन किन ने क्या क्या दिमाग लगाया। ओके, सो एक पॉलिटिकल थीम पता चल रही है आपको। पीजेंट ज़मींदार रिवॉल्ट हो रहा है, टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, रीजनल एम्पायर्स बन रहे हैं, नए नए एम्पायर तो नहीं, मतलब हाँ प्रोविंसेस आप कह सकते हो, अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस बन रहे हैं। और उसके बाद मनसबदार जो हैं वो पावरफुल होते जा रहे हैं। फिर कैसे जो कंसोलिडेट करके रखा था अकबर वगैरह ने पूरे इंडिया को, एंड उसको कैसे मतलब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, आपको ये सब धीरे धीरे पता चल रहा है। ठीक है। और जो ये नॉबल्स वगैरह हुआ करते थे ना, ये भी बहुत कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। ये भी अपने आप में बहुत ही लड़ाई किया करते थे, मतलब कहीं स्टेबिलिटी थी ही नहीं। हर चीज़, हर तरफ से इंस्टेबिलिटी फैली हुई थी उस टाइम पे। और इस वजह से पूरा मिला जुला के आप कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि जो मुग़ल एम्पायर था वो वीक हो गया। और जो नोबल्स थे ना, वो एक तो लड़ाई किया करते थे, तो उनमें भी मतलब क्योंकि कंपटीशन हुआ करता था ना उस टाइम पे। अब आपको कैसा लगेगा कि एक के पास खूब ज़्यादा पावर है, वही काम मैं कर रही हूँ, तो मेरे पास पावर ही नहीं है, तो फिर आप कंपटीशन वैसे ही बढ़ेगा। कंपटीशन जेलस में आप पता नहीं क्या क्या कर दोगे, एक दूसरे को मार पीट दोगे। तो वही हुआ था उस टाइम पे भी। तो जो ये नोबल्स थे ना, वो 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक को ईरानीज़ बोला जाता है, एक को तुरानीज़ बोला जाता है। ठीक है। तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो लेटर मुगल्स एम्परर्स थे ना, वो इनके हाथ में पपेट नवाब बन गए। पपेट नवाब तो मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन पपेट किंग्स आप बोल सकते हो बन गए, क्योंकि चलती नहीं नॉबल्स की थी। कोई पावर है नहीं राजा के पास में। सारे जितने भी पावरफुल ये जो दोनों ग्रुप है, ईरानीज़ और तुरानीज़, सारी पावर इनको दे रखी है। तो फिर अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर चलेगी किसकी? इन्हीं की ना। क्या नाम है इनका, ये ईरानीज़ एंड तुरानीज़ की चलती थी बेसिकली।
अच्छा, अगर आप ये जो हाईएस्ट क्लास वाली बुक होती है ना, हायर क्लासेस वाली, आप अगर वो पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, एक मीन्स एक पर्सन था, मीन्स दो पर्सन थे जिसको सैयद ब्रदर कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों ना मिलके किंग मेकर का काम करते थे, मतलब राजा बना और राजा को अपने हिसाब से रूल कर, मतलब बेसिकली ये भी एक नोबल्स ही थे, उसी में से थे, जो जिनको मनसबदारी सिस्टम जो मैंने बताया ना, जागीरदारी, जागीर वगैरह जिसको दिया जाता था, उसी में के ये भी नोबल्स थे। बट इन्होंने अपनी पावर को इस हद तक कंसोलिडेट करके रखा था, ऐसा पावर इन लोगों ने बना लिया था कि अब बेसिकली इनका एजेंडा क्या था, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि राजा बनाओ, अपने हिसाब से रूल करवाओ, और अगर वो नहीं मानेगा तो मार डालो उसको। ऐसे इन लोगों ने फरुखसियर के साथ किया, आलमगीर टू के साथ में किया, और उसके बाद दो अलग से रूलर्स थे, अहमद शाह जो था और फिर वो शाह आलम टू, मतलब इन लोगों के साथ में ऐसा कुछ इन लोगों ने कर रखा है। बिकॉज फरुखसियर को मार दिया था इन लोगों ने, आलमगीर टू को भी असासिनेट कर दिया था, और दो अदर जो राजा हुआ करते थे, अहमद शाह और शाह आलम टू, इनको भी ब्लाइंड करके मारवा दिया इसने। क्या नाम है इसका? सैयद ब्रदर्स। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और ये जो शाह आलम टू और जो अहमद शाह थे ना, इनके हो सकता है अपने भी नोबल्स रहे हों। सो बेसिकली उन लोगों ने जो भी मतलब इनका नोबल रहा होगा, अब वो चाहे सैयद ब्रदर्स हो या फिर हो सकता है कोई और भी नोबल हो, तो बेसिकली चलती नोबल्स की थी। तो ये जो नोबल्स थे ना, वो किंग्स को भी मार दिया करते थे। तो यहाँ पे मेरे से बस एक मिस्टेक हो गई, जो ये अहमद शाह और ये जो शाह आलम टू थे ना, इनको इनके नोबल्स ने मारा था ब्लाइंड कर करके। ठीक है, और ये जो फरुखसियर है और आलमगीर टू है, इनको उन्होंने मारा था, सैयद ब्रदर्स ने मार दिया था। बिकॉज ये जो थे ना राजा, वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, एंड दे बी लाइक कि तुमको हम ही राजा बनाए और तुम हमारी बात नहीं मानोगे, ऐसा हम चलने नहीं देंगे। और इनको ये जो राजा लोग थे, इनका ये था कि हमको गद्दी नहीं छोड़नी है कैसे भी, राजा तो हाँ मैं, तुमने बनाया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो कहते थे कि बनाया तो हमने है ना, तो आपको बेसिकली मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसे बहुत सी लड़ाइयाँ उस टाइम पे हुआ करती थी। एंड फिर आप देखोगे कि जो सैयद ब्रदर्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे, मतलब पावरफुल हो गए थे उस टाइम तक। तो बेसिकली ये किंग्स को मार दिया करते थे। एंड सारे नोबल्स भी, बहुत सारे नोबल्स भी ऐसा किया करते थे, ऐसा नहीं था कि बस सैयद ब्रदर्स ही किया करते थे। जिस भी नोबिलिटी के पास पावर ज़्यादा होगा, बेसिकली जिसके पास पावर है उसी के पास सब कुछ है, तो वो कुछ भी कर देगा। ऐसा वाला कुछ सीन था एट दैट टाइम का। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, ये रीजनल एम्पायर्स बन रहे थे, अलग अलग प्रोविंसेस बन रहे थे, एम्पायर नहीं, जो प्रोविंसेस हैं वो बन रहे थे। सो बेसिकली जब मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, जो लेटर मुग़ल्स आए वो कुछ किसी काम के थे नहीं, वाहियात इंसान थे वो सब के सब। और उसके बाद में नए नए जो रीजनल जो प्रोविंसेस बन रहे थे, उसमें से यहाँ पे मैंने कुछ प्रोविंसेस को मैंने मेंशन कर रखा है। जस्ट हैव अ लुक, जस्ट अ मिनट। आप देखो, जो ओल्ड मुगल प्रोविंस थे ना, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद, देखो ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने मुगल एम्परर के साथ अपनी टाइज को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उन लोगों ने मुगल एम्परर के साथ अपने टाइज को ब्रेक कर दिया था। वो लोग उनके उनकी अथॉरिटी मानते थे, लेकिन वो लोग जो काम करेंगे उसमें जो मुगल एम्परर है ना, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। बेसिकली ये वाली आइडियोलॉजी थी। यहाँ अवध नहीं है, बेसिकली ये अवध है। ये मैं सर्च कर रही थी कि ये मैंने क्या यहाँ इधर इंक्लूड कर दिया, बट स्टिल ये अवध, बंगाल और हैदराबाद वाला जो प्रोविंस है, जब ये प्रोविंस बना, तो जो भी इनके जो रूलर हुआ करते थे, वो उन्होंने टाइस ब्रेक नहीं करी थी मुगल एम्परर के साथ में। उन्होंने मतलब ये प्रॉपर टैक्सेशन वगैरह दिया करते थे कभी कभी, जब भी ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन जो ये काम अपने प्रोविंस में करेंगे, उसमें जो मुगल एम्परर है वो दखल अंदाजी नहीं करेगा, एंड ये लोग बर्दाश्त भी नहीं करते थे। उसके बाद एक और अ काइंड ऑफ स्टेट यू कैन से, मतलब स्टेट तो नहीं, लेकिन एक टर्म यूज़ होता है वतन जागीर करके, एक वो भी अपना इंडिपेंडेंट किंगडम खुद भी उन लोगों ने असर्ट कर लिया। किंगडम नहीं, प्रोविंस, इंडिपेंडेंट प्रोविंस में मैं बार बार किंगडम बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इन लोगों का भी एक अपना ही अलग सा प्रोविंस बन गया। बेसिकली जो वतन जागीर हुआ करते थे ना, ये भी मतलब ऐसे ही थे, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद है ना, तो ये भी ऐसे ही थे कि अपने में एकदम एक्सट्रीम इंडिपेंडेंट थे। आप क्या कर रहे हो उसको, उससे मुगल एम्परर को कोई मतलब नहीं है। बस आपको एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी आपका टाइम हो, जब भी आपसे हो पाए, आपको टैक्सेस वहाँ पे करने हैं। आपको टाइज, मतलब आप, ये लोग टाइज नहीं ब्रेक किए थे, अथॉरिटी मानते थे कि हाँ हम मुगल अथॉरिटी के अंडर में है, लेकिन हम जो अपने प्रोविंस में कर रहे हैं उसमें हम आपका इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग इस टाइप के लोग थे। और फिर कुछ अदर स्टेट थे, जैसे कि मराठास थे, सिख्स थे और कुछ अदर जाट्स थे। अभी तो बहुत सारे स्टेट्स थे, लेकिन मेनली इतने ही थे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं द ओल्ड मुगल प्रोविंस। सो जैसा कि मैंने बताया कि जब ये अलग अलग जो ये प्रोविंसेस थे वो बन रहे थे, उनमें से तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। एक था अवध, एक बंगाल, एक हैदराबाद। आप इधर नाम देखो, अवध में रूलर कौन था, मीन्स यू नो कि इसको यू कैन से कि
इसके उस फर्स्ट गवर्नर या फिर इसको बनाया किसने अलग सा प्रोविंस, तो अवध को सदत खान ने, बंगाल में मुर्शीद कुली खान और हैदराबाद को असफजा। ठीक है। ये जितने भी ये लोग थे पहले नोबल्स ही थे, मनसबदारी पोजीशंस में इनको जो हाई मनसबदार वाली जो पोस्ट थी उन पे इनको यू कैन से पोस्टेड थे वो लोग। और फिर उसके बाद जो आप देखोगे ना, मैंने एक ज़ात सिस्टम करके बताई थी आपको कि जिसके पास जितनी ज़ात होगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये अकबर के टाइम पे मैंने बताई थी, मुगल जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो देखो असफजा और मुर्शीद कुली खान के पास में कितनी वो ज़ात रैंक कितनी थी, मतलब 7,000 थी इन दोनों के पास में, और जो सदत खान थे उनके पास 6,000 की थी बेसिकली। तो इस वजह से ये लोग अपने आप में ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और फिर उसके बाद अपना एक अलग ही प्रोविंस इन लोगों ने बना लिया। अभी पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में। ये जो असफजा है ये इनके फाउंडर हैं। असफजा को हम लोग निज़ाम उल मुल्क असफजा भी कहते हैं, मीन्स ये उनका नाम है ऐसा, निज़ाम उल मुल्क असफजा। ये जब फ़र्रुखसियर था ना तो उनके कोर्ट में ये फ़र्रुखसियर के कोर्ट में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेंबर में से एक थे, बट इनकी फ़र्रुखसियर से बनी नहीं, तो वही फिर वो वहाँ से मतलब अपना अलग से प्रोविंस बना लिए। बिकॉज़ कहा ना मैंने, नोबल्स में भी लड़ाई होती थी, नोबल्स और किंग्स में भी लड़ाई होती थी। ठीक है। तो इन्होंने अपने टाइज ब्रेक नहीं किए मुगल एम्पायर और मुगल एम्परर के साथ में, बट इन्होंने अपना एक अलग सा प्रोविंस बना लिया। ठीक है। इनको गवर्नरशिप दे दी गई थी अवध की। उसके बाद में इन्होंने डेक्कन का भी चार्ज संभाला था, और एज अ मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन प्रोविंस इन्होंने, ये जो निज़ाम उल मुल्क असफजा थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छा काम किया था, मींस कंट्रोल कर लिया था। एंड फिर वो वर्क भी वो अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो मार पीट रहे थे लोगों को। बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। एंड यू विल सी, जब ये असफजा जो है ना, जब ये फ़र्रुखसियर का जब कोर्ट छोड़ के चले गए, मतलब अपना हैदराबाद प्रोविंस बनाने के लिए, तो ये अपने साथ बहुत स्किल्ड सोल्डर और एडमिनिस्ट्रेटर को भी लेके गए नॉर्थन इंडिया से। ठीक। एंड इनको इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या रखा है, आप हमारे साथ आओ, हम आपको नए नए अपॉर्चुनिटी देंगे, आप वहाँ पे काम करना। एंड बेसिकली वो लोग भी परेशान थे किंग्स वगैरह से, नोबिलिटी जो क्लासेस थी उन लोगों से, तो वो लोग भी इनके ये क्या नाम है इनका, असफजा, यस असफजा, उनके साथ चले गए। ठीक है। फिर उन्होंने उन सारे लोगों को मनसबदार अपॉइंट किया, उनको जागीर दी। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम समझ में नहीं आया तो वो पहला वाला वीडियो देख लो जाके, क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्परर वाइशाइयस, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब आ जाएगा। ठीक है। फिर ये जो जिनको भी लेके गया था उनको वहाँ पे मनसबदार अपॉइंट करा। फिर जागीरदारी सिस्टम, वो जो मैंने बताया था, जागीर दी, बहुत बड़ी बड़ी जागीर दी। और फिर इसके पास ना लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक्चुअली वो वहाँ से आ तो गया था यहाँ पे, लेकिन इसके पास भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो हैदराबाद, आप मैंने मैप में दिखाया था, जरा मैप को फिर से देखो इधर। ये जो हैदराबाद वाला स्टेट है ना, ये हैदराबाद वाले स्टेट पे इधर देखो मराठा था, तो वो हमेशा ही अटैक किया करते थे हैदराबाद वाले स्टेट पे। ठीक है। तो बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी ये निज़ाम उल मुल्क असफजा के पास में। जैसे कि ये काफ़ी सारा एरिया कंट्रोल करना चाहता था, लाइक वो जो कोरोमंडल कोस्ट है ना, वहाँ पे बहुत ही रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो कोरोमंडल कोस्ट का, तो वहाँ पे ये पावर स्टैब्लिश करना चाहता था। बट जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी उस टाइम पे ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, तो वो ये भी नहीं कर पाया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये रूलर अच्छा था, बट जो वो चाहा वो उतना उस हद तक कर नहीं पाया। ओके। सो अभी बात करते हैं अवध के बारे में। देखो मैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, ये बस एक जैसे क्लास 7 का है ना, तो मैं उसी लेवल पे चल रही हूँ। अब इसमें एक एक लाइन इसकी बहुत ही ज़्यादा डीप है। जब ये क्लास 11-12 का एनसीईआरटी करेंगे ना, तो वहाँ पे समझेंगे इसको। बस एक स्टोरी के फॉर्मेट में सुनते जाओ, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ओके। अभी बात करते हैं अवध के बारे में। अवध के फाउंडर कौन, एक्चुअली ये सूबेदार अपॉइंट किए गए थे अवध के, सदत खान नाम था इनका। तो इनका जैसे असफजा का नाम था निज़ाम उल मुल्क असफजा, तो वैसे इनका बुरहान मुल्क सदत खान इनका भी नाम था, मतलब पूरा। ये लोग आई थिंक कोई टाइटल वाइटल था क्या, ये लोग लगाया करते थे उल मुल्क करके, बट वट एवर, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, बस इनका नाम पढ़ना है। बुरहान उल मुल्क सदत खान, यस। ये फाउंडर ऑफ अ स्टेट, मतलब ये जो अवध वाला जो स्टेट था ना, वो इन्होंने फाउंड किया था। बेसिकली ये वहाँ के सूबेदार थे, एंड फिर इनका भी पावर राइज हुआ होगा, तो इन्होंने भी अपना अलग से प्रोविंस बना लिया होगा। ठीक है। ये भी ऐसे ही काम किया करते थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं, हम अपना जो करेंगे आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, टाइम टाइम पे हम आपको टैक्सेस वगैरह देते रहेंगे। ठीक है। और जस्ट इमेजिन, इन लोग के हाथ में सारी पावर है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री। और अगर ये टैक्स नहीं भी देंगे तो राजा कर क्या लेगा, सब कुछ तो इनके हाथ में है ना, तो राजा भी कुछ कर नहीं सकता था। मतलब मन हो तो दो, नहीं मन हो तो दो। एनालाइज करो थोड़ा सा, कंक्लूजन तो यही निकल के आ रहा है। बट ये लोग दे दिया करते थे ज़्यादा, ये लोग
एकदम एक्सट्रीम पे ये लोग लड़ाई नहीं किया करते थे, जैसे कि जब नादिर शाह मार दिया वैसे इन लोग ये लोग वैसे तो नहीं थे, बट ये ठीक ठाक थे ये लोग, बेटर देन नादिर शाह। ओके, तो ये जो अवध था ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन था, क्योंकि जो मैंने दिखाया था मैप में, ज़रा वीडियो को रिवाइंड करके देखना। ये जो अवध वाला जो एरिया था ना वो रिच एलुवियल गंगा प्लेन पे था, एंड ये जो नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में ना अवध पड़ता है, तो ये कनेक्शन पॉइंट था। कौन सा? अवध। किसके बीच में? बंगाल और नॉर्थ इंडिया के बीच में। तो जो ये बुरहान मुल्क है ना, इसके पास भी तीनों पावर थी, सूबेदारी की, दीवानी की, फौजदारी की, मतलब पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर थी अवध प्रोविंस की। तो बेसिकली कोई कुछ कर नहीं सकता था, चलता था बस इसका ही। और जो ये बुरहान उल मुल्क है ना, इसने जो मुग़ल इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ही घटाने की कोशिश करी अवध वाले रीजन में। देखो, ज़्यादा इसको समझो मत, बस ये जो बुरहान उल मुल्क था ना, इसका ये मेन एजेंडा था कि जो मुग़ल अथॉरिटी है अवध में उसको कम करनी है। तो इसने क्या किया, पहले जो जागीरदारी सिस्टम हुआ करती थी ना, अब इसने इसको बंद करवा दिया। जैसे मैंने नोबिलिटी के बारे में मैंने बताया था ना कि मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, नोबल्स को अपॉइंट करना, ये सब जो चलता था ना, ये इसने बंद करवा दिया। इसने एक नया सिस्टम लेके आया, उसको कहते हैं इजारादारी सिस्टम। बेसिकली इसमें होता क्या था, जैसे देयर इज़ अ पर्सन, मतलब मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो एक एरिया है, सपोज दैट, पर्सन को छोड़ो, एक एरिया है, वहाँ पे पहले ये देखा जाता था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा दे कौन सकता है, तो उसको एक इजारादार बना दिया जाता था, ठीक, कि आप इस पर्टिकुलर एरिया से टैक्सेस कलेक्ट करना, फिर आप जा कर के मुग़ल एम्परर को दोगे, सॉरी ये क्या नाम है इसका, ये अवध के जो प्रोविंस है उनको आप दोगे, ठीक है। बट इसमें एक और इसने एक ऐड किया, एक बैंकर को लेके आया। बैंकर आप समझ लो, अब या तो वो मनी लेंडर हो सकता है या फिर क्या हो, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़मींदार, कोई मनी लेंडर, कोई ब्रोकर, कोई बैंकर, आप समझ लो कुछ भी हो सकता है। वो उसको भी लेके आया कि अगर जो इजारादार को इसने अपॉइंट किया है, अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो ये जो मनी लेंडर है, ये जो बैंकर है, ब्रोकर है, जो भी है वो हमें पैसे देगा, ठीक है। तो इससे जो वो मनी लेंडर हुआ करता था ना, या फिर बैंकर या फिर ब्रोकर, आपको जो भी कहना है आप समझ लो, बट अगर एग्जाम में लिखना होगा तो बैंकर या फिर मनी लेंडर ही लिखना। सो ये इनकी भी ऐसे कमाई होती थी, तो बेसिकली इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो जाएगा उसी मनी लेंडर के पास में, बोलेगा कि साहब मुझे इतने पैसे दे दो। अब वो मनी लेंडर क्या करेगा, उसका मुंह देख के तो पैसे देगा नहीं, बेसिकली वो ब्याज पे पैसे देगा, ठीक है। तो ऐसे फार्मर्स को भी बहुत आगे जाके इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इसको हम लोग हायर क्लास में दिया है बहुत ही डिटेल में, हम लोग उसको उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये था कि ये जो अवध के जो ये नवाब हुआ करते थे, सदत खान, इन्होंने जागीरदारी सिस्टम बंद कर दिया, इजारादारी सिस्टम लेके आए। कोई कुछ खास फ़र्क मुझे दिखाई नहीं दिया दोनों में बेसिकली। बात करते हैं बंगाल के बारे में, द रिचेस्ट प्रोविंस उस टाइम का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब के टाइम का। तभी तो इन लोगों ने बंगाल पे ही कब्जा करने की कोशिश करी थी, कर भी लिया था एक्चुअली। एक मुर्शीद कुली खान थे, ये भी मुग़ल एम्परर में एक मनसबदार या फिर नोबल ही हुआ करते थे एट दैट टाइम, आप समझ लो ऐसे। जैसे कि मैंने सदत खान के बारे में बताया, असफ ज़ा के बारे में बताया, तो ये भी एक वैसे ही हुआ करते थे, ठीक है। मुर्शीद कुली खान इनका नाम था। तो इन्होंने भी जब ये हैदराबाद और ये अवध प्रोविंस बनी ना, तो उसके बाद में इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया फ्रॉम मुग़ल अथॉरिटी। एक्चुअली अथॉरिटी से तो इंडिपेंडेंट नहीं करा था, बट ये इन्होंने अपना एक अलग सा प्रोविंस बना लिया था। और ये कभी एक फॉर्मल सूबेदार नहीं रहे वहाँ पे, ठीक है, बट फिर भी इन्होंने इन अपने हाथ में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ले ही ली फाइनली, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने मुग़ल पावर को कम करने के लिए ना, जितने भी जागीरदार अपॉइंट करे गए थे मुग़ल एम्परर के थ्रू, उन सब का ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, उड़ीसा में। मतलब क्या ही मतलब दिमाग लगाया है इन्होंने। अच्छा, इन लोग के साथ एक प्रॉब्लम ये हुआ करती थी, जस्ट आप दिमाग लगाओ कि इन्होंने ट्रांसफ़र क्यों किया होगा। क्योंकि इन लोग को पता था कि जैसे हम लोग मान लो ये तीनों भी पहले कौन थे, नोबल्स ही तो थे, मान लो क्या थे ही ये तीनों नोबल्स। तो इन लोग को ये लगता था ना कि ये जो बंगाल के जो ये क्या नाम है इनका, मुर्शीद कुली खान, ये जो नवाब थे, उनको ये लगता था कि जैसे मान लो मुग़ल एम्परर ने हमको अपॉइंट किया है, हम नोबल्स बने, हम नोबल्स बनते बनते हम इतना बड़ा एक अलग सा इंडिपेंडेंट प्रोविंस खड़ा कर लिए, ठीक है। तो क्या पता कल को मैं भी ये जो जागीरदारी सिस्टम मैं करूं, या फिर जो मुग़ल एम्परर ने जो जागीरदारी सिस्टम उनका चल रहा है, उनके जो नोबल्स हैं, कल को ये मेरे साथ रिवॉल्ट कर दे तो फिर क्या होगा। सो बेसिकली ये जो मुर्शीद कुली खान थे, जितने भी मुग़ल्स एम्परर ने जागीरदार अपॉइंट करे थे ना, उन सब का ट्रांसफ़र कर दिया उड़ीसा में।
और फिर ये भी बेसिकली इजारादारी सिस्टम ही चलाने लगे, जो कि अवध में हम लोगों ने देखा था वो चलता था, ठीक है। और जैसे ही ट्रांसफ़र किए ना बहुत सारे जागीरदार का उड़ीसा में, तो बहुत सारे जो ज़मींदार ऐसे थे उनको पैसे लेना पड़ता था बैंकर्स या फिर मनी लेंडर से। ये वही बैंकर और मनी लेंडर हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अवध में जो इजारादारी सिस्टम चलती थी उसमें। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें इन लोग जो मनी लेंडर्स थे ना उनका भी फ़ायदा होता था, बिकॉज मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर ये पैसे देंगे तो फिर वो ब्याज पे पैसे देंगे, ऐसे फ्री फोकट में नहीं दे देंगे वो पैसे, क्योंकि ये लोग और भी चालाक हुआ करते थे। इनको पब्लिक आम जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको बस चाहिए पैसे। अगर पैसे लेने आ रहे हो तो ब्याज पे पैसे देंगे, अदरवाइज़ पैसे मत लो, और अगर इतने टाइम पे नहीं दिए तो तुम्हारी इतनी ज़मीन मेरी, ठीक है। ऐसा मनी लेंडर्स वगैरह हुआ करते थे। फिर जो कनेक्शन है जो वो मनी लेंडर है उनका और जो स्टेट के जो पीपल, लोकल पीपल का कनेक्शन है, या फिर आप कह सकते हो किंग जो हुआ करते थे, जो नवाब वगैरह हुआ करते थे, इनको भी कभी कभी अगर पैसे लेना हुआ तो बेसिकली जो इंटरेक्शन है, जो कनेक्शन है मनी लेंडर या फिर बैंकर का टू द पीपल से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा हैदराबाद में भी, अवध में भी, और आप देखोगे बंगाल में भी अंडर द रूल ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान मैं बता रही हूँ कि ये बंगाल में रूलर हुआ करते थे, अवध और हैदराबाद में नहीं, ठीक है। और आप देखोगे जब अलीवर्दी खान थे ना, अलीवर्दी खान का जब रेन चल रहा था, टाइम पीरियड याद करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं बता देती हूँ, 1740 से लेकर के 1756 तक, इस टाइम तक रूल रहा किसका, अलीवर्दी खान का। तो एक जगत सेठ करके एक बैंकर हुआ करता था, मनी लेंडर हुआ करता था, आप पढ़ोगे आगे जा करके जगत सेठ, ओमीचंद वगैरह सबके बारे में। तो ये जगत सेठ हुआ करता था, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ करता था ये, किस लिए, पैसे देने के लिए। तो बेसिकली इन लोगों ने इजारादारी सिस्टम यहाँ पे भी लागू हुआ और ये इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं वो फियर था कि जो काम मैंने किया क्या पता वही काम मेरे साथ हो जाए, कोई और कर दे तो फिर मेरी गद्दी भी चली जाएगी। ऐसा कुछ था इन लोगों के साथ में। बात करते हैं द वतन जागीर्स ऑफ राजपूत्स। जस्ट अ मिनट, मैं जूम कर देती हूँ बिकॉज आई थिंक फ़ॉन्ट छोटा हो गया है। ये मैनी राजपूत्स है इधर, ठीक है। आप सबको पता है कि राजपूत भी मुग़ल की अथॉरिटी मान चुके थे। तो जो राजपूत थे ना, बहुत सारे जो राजपूत थे अम्बेर के, जोधपुर के, वो भी मुग़ल के अथॉरिटी के अंडर में ही थे, ठीक है। तो बस बदले में वतन जागीर का मतलब इतना होता है ना कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमको जो करना है करेंगे, आप अपने आप से मतलब रखो, हम अपने आप से मतलब रखेंगे, आपको बस टाइम टाइम पे, मतलब हम आपकी अथॉरिटी मान रहे हैं और हम आपको टैक्सेस पे करने के लिए रेडी हैं। और अगर नहीं भी पे कर पाएंगे तो फिर बेसिकली एम्परर कुछ कर भी नहीं सकता था, बिकॉज पावर इन लोग के हाथ में ही थी, ठीक है। तो बेसिकली ये ना ऑटोनॉमी इनको दे दी गई थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ऑटोनॉमी। आपको, आप ऐसे समझो ना कि एक ऐसी ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि अगर कोई बंदा टैक्स नहीं दे रहा तो आप उसको मार दो, उससे मुगल एम्परर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है ऐसा, ये जो राजपूत वगैरह हुआ करते थे ना, ये मुगल्स की अथॉरिटी मान लिया इन लोगों ने, बदले में इनको इन एक्सचेंज, आप कह सकते हो एक्सचेंज में इन लोगों को ऑटोनॉमी दे दी गई, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट। वैसे मैंने बार्टर सिस्टम अपने मन से बोला, यहाँ पे बार्टर सिस्टम उसको, मतलब आप एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि बार्टर सिस्टम था, बिकॉज बार्टर सिस्टम में वही होता है ना कि लेन देन का प्रोसेस, हम कुछ दे रहे हैं, आप कुछ ले रहे हो, फिर आप भी कुछ दे रहे हो बदले में मुझे, तो उसको ही कहते हैं बार्टर सिस्टम। और फिर ये जो रूलर्स हुआ करते थे ना राजपूत के, उन लोगों ने 18वीं सेंचुरी के आते आते आप देखोगे ना कि ये लोग चाहते थे कि हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही एरिया कॉन्कर कर लें, मतलब उस पर अपना स्टैब्लिशमेंट, अपना कब्जा जमा ले, यू कैन से दैट। और फिर आप देखोगे कि जो जोधपुर के रूलर थे अजीत सिंह, उन्होंने मुग़ल कोर्ट में उनकी मुग़ल के जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी मुगल्स की, उनमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था, ओके। और फिर उसके बाद जो ये राजपूत फैमिली है ना, इनको कुछ कुछ जो पावरफुल जो राजपूत फैमिली हुआ करती थी, जो इन्फ्लुएंशियल थी, उनको गुजरात और मालवा का जो रिच प्रोविंस है ना, गुजरात और मालवा का, वहाँ की सूबेदारी दी गई थी। जो राजा अजीत सिंह है जोधपुर के, उनको गवर्नरशिप दी गई थी गुजरात की। जो सवाई राजा जय सिंह है अम्बेर के, उनको गवर्नर बनाया गया था, कहाँ का, मालवा का। एंड जो ये एम्परर था ना जहांगीर शाह, 1730 में सारे ऑफिसर्स को रीन्यू करने का काम बेसिकली इसने किया था, ठीक है। तो जो ये राजपूत रूलर्स वगैरह हुआ करते थे ना, ये अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहते थे, मतलब बगल वाले की टेरिटरी हथिया लो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस अपना एक्सपांशन करना है। तो ऐसी वाली कुछ आइडियोलॉजी हुआ करती थी उस टाइम पे, एक की नहीं सबकी यही वाली आइडियोलॉजी हुआ करती थी। इसी चक्कर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं उस टाइम पे। जैसे कि आप देखोगे ना, नागौर करके एक एरिया था, उसको कॉन्कर किया, और फिर जोधपुर का जो हाउस था उसको अनेक्स किया। जो अम्बेर वाइल जो अम्बेर हुआ करता था ना,
मैंने बताया था वहाँ का गवर्नरशिप दी गई थी। जस्ट अ मिनट। अम्बेर की गवर्नरशिप किसको दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ओके, तो उन्होंने बूंदी करके एक एरिया था, बहुत सारा पोर्शन था बूंदी का, उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया। ओके, उसके बाद में जो जो सवाई राजा जयसिंह थे उन्होंने अपना एक न्यू कैपिटल, मतलब शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल अभी भी हो रहा है, वो एंशिएंट से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कैपिटल शिफ्टिंग वाली प्रोसेस चल रही है, वो अभी भी चल रही है। इन्होंने अपना नया कैपिटल स्टैब्लिश मतलब शिफ्ट किया जयपुर। ओके, और फिर इनको आगरा की भी सुविधारी मिल गई थी 1722 में। उसके बाद आप देखोगे कि जो मराठास आएंगे ना, एक टाइम पे मराठास का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मराठा जो प्रोविंस हुआ करती थी उस टाइम पे, जब मराठास का जब पावर आएगा तो वो मुगल्स को काइंड ऑफ यू कैन से कि वो चैलेंज कर सकते थे अगर उनके पास उतनी ज़्यादा पावर होती तो। बट एट लास्ट जब मराठास पावर पे आएंगे ना तो इन लोग की उतनी पावर नहीं चलेगी बेसिकली। तो मराठास वर ऑल्सो वेरी पावरफुल, बिकॉज आप आगे पढ़ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी ना उसके साथ मैं कोरिलेट करके पढ़ाऊँगी मराठास का क्या इन्फ्लुएंस था। ओके, फिर मराठा जो कैंपेन्स थे ना राजस्थान में, वो 1740 से ही शुरू हो गए थे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रेशर आ गया इन सारे प्रिंसिपैलिटीज़, जो भी अभी जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज़ बनी थी ना उस पर, बिकॉज ऑफ मराठास। ओके, ये वाली उन लोगों के साथ प्रॉब्लम थी। तो आगे इन लोग ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाए क्योंकि मराठास ने इनकी पावर को चेक कर दिया था। आगे चलते हैं। यस, सीजिंग इंडिपेंडेंस। एक्चुअली ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, तो यहाँ पे बस 2 टॉपिक्स और बच रहे हैं, बट वो बहुत ही डीप हो जाएंगे। अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे मराठास के बारे में। एक बचा है हमारा द सिख्स, द मराठास और द जाट्स, बस ये 3 टॉपिक बचे हैं। अगर मैंने इसको इस वीडियो में कवर करवाया तो ये हो जाएगा अच्छा खासा, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में करवा दूँगी। ओके, बिकॉज़ उसको अच्छे से समझना। अभी तक नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बस इतना समझो कि जब औरंगज़ेब मरा उसके बाद में बहुत सारे रीजनल प्रोविंसेस उभर के आए अलग अलग, उन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। उसमें से मेन था बंगाल, अवध और हैदराबाद। फाउंडर कौन था उसका मैंने बता दिया था, आप वहाँ से देख लेना। फिर उसके बाद में उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, तो जो मनसबदार थे वो पावरफुल हो रहे थे और इजारादारी सिस्टम आया था, जागीरदारी सिस्टम को बंद कर दिया था इन लोगों ने। किन लोगों ने? जब नोबिलिटी ने अपने अपने इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस को का फॉर्मेशन किया उस टाइम पे इन लोगों ने जो जागीरदारी सिस्टम है वो बंद कर दिया था। ठीक है, फिर नोबल्स का इन्फ्लुएंस, बस आप इतना समझ लो, बाकी और कुछ नहीं था इस चैप्टर में। इतना इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन डिटेल में आप जब हायर क्लासेस की बुक पढ़ना ना फिर वहाँ से जाना। हाँ, बट जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना सिख्स का, मराठास का, आपको वहाँ पे इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा उसको बस ध्यान से सुन लेना। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे अहेड। और एंड जस्ट वेट, हमारे सर को कांटेक्ट कर लो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।